आपने सास को हर बात पे बवाल करते तो सुना ही होगा, लेकिन क्या है ना, आजकल तो कलयुग चल रहा है, तो आजकल की बहुएं भी किसी से कम नहीं है। अब आप शर्मा परिवार की बहुओं को ही देख लीजिए। उन्हें खुद तो टिप छाप होकर घूमना पसंद है, लेकिन अगर उनकी सास ने कुछ अपनी मर्जी का कर लिया तो समझो पूरे खानदान में बवाल ही बवाल कर देती है। रिया जरा देख तो, ये नायरा की सास को कितनी मॉडर्न है। सर इसका ब्लाउज तो देख, कैसे पीछे से पूरा खुला हुआ है, शर्म नहीं है इसे तो। अरे ये तो टीवी शो है भाभी, असल में सास थोड़ी ना ऐसे कपड़े पहनेगी, मर्यादा नाम की भी कोई चीज़ होती है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, आजकल सब लोग मॉडर्न हो गए हैं, आप दोनों भी तो वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं ना भाभी। हमारी बात अलग है पिंकी, हम घर की बहू हैं, ऊपर से हमारी इतनी उम्र भी तो नहीं है, पर सास तो घर की बड़ी होती हैं, वो ये सब करने लगेगी तो कैसा लगेगा। और नहीं तो क्या, बुरा मत मानिएगा, पर मम्मी जी आप भी कुछ कम नहीं है। आपकी जो सहेलियाँ हैं ना, वो कैसे कैसे कपड़े पहनती है, आपको तो उनसे दूर ही रहना चाहिए। क्यों, पर सास है तो क्या हुआ, वो जीना छोड़ देंगी क्या? अरे अरे बस करो, तुम बहस मत करो इतनी छोटी सी बात पर। ये छोटी बात नहीं है मम्मी जी, आपको अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए। अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी करना, घूमने जाना, ये सब आपको शोभा नहीं देता। हाँ ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी बस। पर माँ, अरे पिंकी चुप करना, बात को मत बढ़ा। सीता की बहुएं सीता की हर छोटी बड़ी बात पर बवाल करने से नहीं चुकती थी, जबकि वे दोनों उन चीज़ों को करने से नहीं शर्माती थी, लेकिन उनकी सास का कुछ खुल कर करना ये उनके लिए गलत बात थी। हाँ हाँ मैं पहुंच जाऊंगी, तुम लोग लेने आओगे ना मुझे? विनीता भाभी देखिए तो ज़रा, कैसे कब से फ़ोन पे लगी हुई है। और नहीं तो क्या, मम्मी जी खुद को सास मानती कहाँ है, वो तो खुद को अभी भी इस घर की बहू समझ रही हैं। सही कहा आपने भाभी, जब देखो सहेलियों के साथ घूमना, उनके साथ बातें करना, नए नए कपड़े पहनना। मैं तो कहती हूँ बुआ जी को फ़ोन करते हैं, उन्हें सब बताते हैं। और हाँ, चाची जी को भी मैं फ़ोन कर देती हूँ, सबको पता चलना चाहिए कि मम्मी जी क्या कर रही हैं। विनीता और रिया हर छोटी बात को रिश्तेदारों को बताती थी, जिससे पूरे परिवार के लोग सीता को फ़ोन करने लगते। अरे दीदी, पर मैंने किया क्या है जो आप मुझे इतना सुना रही है? बस बस, इतने भोले बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बहू ने सब बता दिया है। कैसे सारा दिन बस फ़ोन चलाती रहती हो, अपनी सहेलियों से बातें करती रहती हो, ये कोई उम्र है क्या ये सब करने की? ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, वो दोनों छोटी छोटी बात पर बवाल करती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है, मैं तुम्हारी ननद हूँ सीता, इसलिए आगे से मेरे पास अगर ऐसी कोई बात आई ना तो मुझे तुम्हें फिर से समझाना पड़ेगा। जी दीदी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। सीता अपनी ननद कमला से बात करने के बाद फ़ोन रख ही रही थी कि उसी वक्त उसकी जिठानी सुशीला का फ़ोन आता है। हेलो जी भाभी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? अब तुम सास बन गई हो सीता, अब ये बचपन न छोड़ो, अपनी उम्र के हिसाब से सब कुछ किया करो। अरे भाभी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो सब लोग मुझे इतना सुना रहे हैं। मैंने तो सुना है कि तुम सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती हो, घर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। तुम घर की बड़ी हो, तुम्हें घर में बहुओं पर ध्यान देना चाहिए, और तुम हो कि बचकानी हरकतें कर रही हो। जी भाभी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आगे से। देखो मैं तुम्हारी जिठानी हूँ, पूरे परिवार में सब लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कह रहे हैं, ज़रा ध्यान दो अपने बर्ताव पर। जी भाभी। रखती हूँ फ़ोन। सीता की बहुओं ने एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया कि पूरा परिवार सीता को ज्ञान देने लगा। सीता भी अब पहले से ज़्यादा ध्यान दे रही थी कि ऐसी बातें फिर से ना हो। विनीता, आज शाम को मैं अपनी सहेलियों के साथ योग क्लास में जा रही हूँ, ठीक है? मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है मम्मी जी, वैसे योग जाने से तो अच्छा है कि आप किसी सत्संग में चली जाती, वहाँ कुछ ज्ञान भी मिल जाता आपको। हाँ, इस उम्र में आपको अपना फिगर बनाने की क्या ज़रूरत है? सेहत का उम्र से क्या लेना देना। मैं तो कहती हूँ हम सबको योग करना चाहिए, यह तन और मन दोनों के लिए अच्छा होता है। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे देरी हो रही है। ये लो, इस उम्र में भी अपना फिगर बनाने में लगी हुई है। हमारी सास, इन्हें लोक लाज की तो कुछ पड़ी ही नहीं। और नहीं तो क्या, इस उम्र में इन्हें भक्ति, भजन, भगवान का नाम लेना चाहिए,
और यह है कि योगा और किटी पार्टी कर रही है। और फिर कहती रहती है मेरी बहुएं हर छोटी बात पे बवाल करती रहती है। और नहीं तो क्या, जब सास अपनी बहुओं की करतूतें बता सकती है तो बहुएं क्यों नहीं। विनीता और रिया तो जैसे बस मौके की तलाश में ही रहती थी कि कैसे वो अपनी सास को टोक सके। और जब उन्होंने देखा कि सीता घर वापस जींस में आई है तो इन दोनों ने तो जैसे पूरा मोहल्ला ही सर पे उठा लिया। तो ये करती है आप बाहर जाकर? हाँ मम्मी जी। अरे मैंने कहा ना, सलवार कमीज में योगा करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मेरी सहेलियों ने मुझे ये जींस दे दी और कुछ नहीं। जब देखो ये बहाने बनाने लग जाती हैं। सच क्यों नहीं कहती आप कि यहाँ से सीता बन के जाती हैं और बाहर गीता बन जाती हैं। आप बाहर जाकर अपना असली रूप बदल देती हैं, सलवार कमीज उतार कर जीन्स पहन के घूमती हैं। तुम दोनों ना बिल्कुल भी गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आज पहली बार ही जीन्स पहनी है और वो भी योगा के लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, आपको कौन कहने वाला है। पर मम्मी जी आपको ना ये सब शोभा नहीं देता। यूँ ऐसे दो दो बहुएं घर में हैं और आप जीन्स पहन के बाहर घूम रही हैं। और कुछ नहीं तो अपने बेटों की इज्जत का ही ख्याल कर लेती हैं आप क्यों इतनी छोटी सी बात पर बवाल मचा रही हैं। आप दोनों भी तो पहनती है ना जींस। मम्मी ने आप दोनों से तो कभी कुछ नहीं कहा। ये लो आ गई मम्मी की रक्षक बेटी। मम्मी जी आप जैसा चल रही है ना, ये पिंकी भी अपने ससुराल में वैसे ही चलेगी, देख लेना। इसके साथ हमारा भी नाम डुबोएगी ये। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आपको मम्मी से, जब देखो उनके पीछे ही पड़ी रहती हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी सास से पिंकी, पर हमारी सास सास बन के रहे तब ना। उन्हें तो योगा करना है, जींस पहनना है, किटी पार्टी करनी है। बस अब तुम सब आपस में शुरू मत हो जाओ। मेरी गलती है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आगे से कभी जींस नहीं पहनूंगी। बस देखा, हो गया ना इन्हें अपनी गलती का एहसास। अरे हम कब से वही तो समझा रहे थे इन्हें। और नहीं तो क्या, हम दोनों तो बस मम्मी जी का भला ही चाहते हैं और कुछ नहीं। हम नहीं चाहते कि कोई भी उन पर उंगली उठाए। हाँ उस दिन बुआ जी भी कह रही थी कि अगर सीता फिर कभी कुछ करे ना तो फैमिली ग्रुप में डाल देना, हम सब लोग मिलके उसे समझाएंगे। पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि फैमिली ग्रुप में बता देते कि मम्मी जी जीन्स पहन के बाहर घूमती हैं तो सब लोग इनका ही मजाक उड़ाते। अरे मैंने कहा ना आज के बाद से ध्यान रखूंगी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। हाँ वैसे भी ना हमें बवाल करना पसंद नहीं है। हम तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप हमारी सास जो हैं। हाँ पर ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। कल पिंकी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए कोई भी बवाल नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। हम तो वैसे भी किसी की बुराई करने में विश्वास ही नहीं करती। सीता की दोनों बहुएं सीता को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, पर सीता हमेशा ही चुप रहती थी, कभी परिवार के लिए और कभी बेटी की शादी के लिए। सीता की दोनों बहुएं विनीता और रिया सीता के हर काम को लेकर उसे टोकती रहती थी, उस पर बवाल करती रहती थी। इतना ही नहीं, वो सीता के किसी भी काम को पूरे परिवार में फैला देती थी, अपनी सास को बदनाम कर देती थी। सीता हमेशा ही कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचती और फिर कुछ कर पाती। पिछले कुछ दिनों से पिंकी के रिश्ते की बात चल रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों बात आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। क्या हुआ मम्मी, किसका फ़ोन था? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है पिंकी। जब भी तेरे लिए कोई रिश्ता आता है, लड़के वाले बात आगे बढ़ाने से पहले ही रिश्ता तोड़ देते हैं। छोड़ो ना मम्मी, तुम भी क्या इतनी सी बात को लेकर बैठ गई हो? जो होना होगा देख लेंगे। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अरे होगी कोई बात, कोई गलत बात कह रहा होगा हमारे बारे में, जिसे सुनकर लड़के वाले आगे रिश्ते की बात नहीं बढ़ा रहे होंगे। हाँ मुझे भी यही लगता है, पर कौन हो सकता है जो ये सब कर रहा होगा पिंकी? अब ये तो मुझे भी नहीं पता मम्मी कि किसको हमसे ये दुश्मनी हो सकती है। एक काम करती हूँ, लड़के वालों से पूछती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वो हमारे साथ रिश्ता नहीं करना चाहते हैं। क्या ज़रूरत है मम्मी, जाने दो ना। ज़रूरत है, 1 मिनट रुक जा। सीता सच्चाई जानने के लिए लड़के वालों को फ़ोन करती है और सीता को कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उसके होश ही उड़ जाते हैं। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, तो जा अपना काम कर, मुझे भी बहुत सारे काम है। ठीक है। सीता को क्या पता चला था ये बात उसने किसी को नहीं बताई। उस रात वो ठीक से सो भी नहीं पाई। दूसरे दिन सुबह साड़ी पहनकर वो अपने कमरे से बाहर निकली। अरे मम्मी जी, आज आपने साड़ी पहन ली? वैसे तो सलवार कमीज पहनती है ना आप? हाँ, आज साड़ी कैसे पहन ली आपने?
हाँ, अपने उम्र के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए ना। अब तुम दोनों की सास हूँ तो साड़ी ही मुझे शोभा देती है। ये आज आपको क्या हो गया है मम्मी जी? आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अभी तक नाश्ता खाना कुछ नहीं बनाया, ना पूजा की है। सही कहती हैं कमला दीदी, मैं सास का फर्ज अच्छे से नहीं निभा रही हूँ। पर आज से मैं घर पे और तुम दोनों पे पूरा ध्यान दूंगी, वो भी अच्छे से। हाँ हाँ, क्यों नहीं मम्मी जी। चलो अब दोनों काम पे लगो जल्दी से। और सुनो, मैं सत्संग से लौटूँ तो मेरे लिए जूस और नाश्ता तैयार होना चाहिए। और मंदिर के कुछ पंडित जी भी भोजन करने आने वाले हैं यहाँ हमारे घर, तो उनके लिए भी अच्छा सा भोजन तैयार कर देना, ठीक है? मंदिर के ब्राह्मणों के लिए भी? क्या? अब क्या हुआ तुम दोनों को? तुम ही तो कहती रहती थी कि मंदिर जाइए, सत्संग सुनिए। अब क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसा क्यों खड़ी हो? नहीं नहीं, अच्छा ही है ना मम्मी जी, हम बना देते हैं भोजन, आप होकर आइए सत्संग। ठीक है, आती हूँ मैं। तुम दोनों तैयारी करके रखना सारी। सीता मंदिर के लिए निकल जाती है। अरे आज मम्मी जी को क्या हो गया है? योगा से सत्संग में चली गई। कमला बुआ जी और चाची जी को बताए क्या कि मम्मी जी हमसे इतना भोजन बनवा रही है? अरे पागल हो गई है क्या? क्या बताएंगे उन्हें कि मम्मी जी साड़ी पहन के मंदिर गई है और हमें ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाने को कहा है। अरे सब लोग सोचेंगे कि हम ही कामचोर हैं जो इतना अच्छा काम भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, बात तो आपकी सही है। अब बातें छोड़, चल काम पे लग जा, समझी? बहुत कुछ करना है। विनीता और रिया जल्दी से काम पे लग जाती है और ब्राह्मणों के लिए सब कुछ तैयार कर लेती है। सीता अपने साथ ब्राह्मणों को ले आती है और सब भोजन करते हैं। सारे ब्राह्मण खुश हो गए। चलो अब मैं भी नाश्ता कर ही लेती हूँ। हाँ हाँ, आप भी नाश्ता कर लीजिए मम्मी जी। पर ये तो ठंडा हो गया है, ऐसे गर्म करके ले आओ। और सुनो, मेरे लिए ताज़ा जूस भी बना देना। ठीक है मम्मी जी। ये मम्मी जी के नखरे आजकल बढ़ नहीं गए? अब सास है हमारी, हमें काम करने के लिए तो कहेंगी ना, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ ये बात तो है, हम ही तो कहते रहते थे उनसे कि सास बनिए सास बनिए। अरे क्या हुआ, इतनी देर क्यों लग रही है तुम दोनों को? बस आ गए मम्मी जी। अच्छा सुनो, शाम को हमें रजनी मौसी के घर फंक्शन में जाना है, तो दोनों अच्छे से तैयार हो जाना। अच्छा, मैं अपना वो काला वाला सूट पहनूंगी। और मैंने तो अभी अभी मैक्सी ली है, मैं वही पहनूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों साड़ी पहनोगी, और वो भी सर पे घूंघट डाल के, समझी? वहाँ पे बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा वैसा कुछ पहनने की। पर क्यों मम्मी जी, हम पहले भी तो पहनते ही थे परिवार के फंक्शंस में। अरे पहले का मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी साड़ी पहनूंगी और तुम दोनों भी साड़ी पहनना, घूंघट करना। कमला दीदी की बहू भी तो यही करती है। यकीन नहीं तो पूछ लो फोन करके, लगा दूं फोन? अरे नहीं नहीं नहीं, हम समझ गए मम्मी जी, हम पहन लेंगे साड़ी, सर पे घूंघट भी रख लेंगे। ठीक है, अब जाओ काम कर लो घर का, फिर शाम तक तैयार भी हो जाना। ठीक है। ये मम्मी जी को क्या हो गया है? आज के पहले तो उन्होंने कभी हमें घूंघट रखने को नहीं कहा। आप ही चाहती थी ना वो हमारी सास बने, लो बन गई। अरे मैं तो बस उन्हें एहसास करवा रही थी कि इस उम्र में उन्हें वो सब नहीं करना चाहिए। जब वो योगा जाती थी तो हम आराम से काम करती थी, घूमती थी। उन्होंने कभी हमें कुछ भी पहनने से नहीं रोका। हमने आज तक इतना बवाल किया है कि अब वो पूरी की पूरी सास बन गई है हमारी। अब तो हम कुछ भी कह भी नहीं सकते, क्योंकि कमला बुआ जी और सुशीला चाची हमें ही दोष देंगी कि हम अपनी सास की बात नहीं मान रहे। और करो बवाल, अब तो हमारी जिंदगी ही बवाल बन गई है। तुम दोनों यहाँ खड़े होकर क्या खुसर पुसर कर रही हो? नहीं कुछ भी नहीं मम्मी जी, हम तो बस जा ही रहे थे। सीता के इस बदले बर्ताव से अब विनीता और रिया बहुत परेशान हो चुके थे, पर क्योंकि उन दोनों के रोज़ रोज़ के बवाल से ही तो ये सब कुछ हो रहा था, तो वो दोनों कुछ कर भी नहीं सकती थी। शाम को विनीता और रिया साड़ी पहनकर तैयार हो जाते हैं। फंक्शन में कमला बुआ और सुशीला चाची भी आए हुए थे। अरे ये क्या है विनीता, इतना छोटा ब्लाउज पहना है, पीछे से बैकलेस। वैसे तुम दोनों तो अपनी सास के बारे में बड़ा बोलती रहती हो, और खुद को देखो। और नहीं तो क्या, बड़ी तो बड़ी, छोटे को देखो, सिल्क की साड़ी पहन कर आई है, सर पे घूंघट भी नहीं टिक रहा उसके। तो वो कमला बुआ जी सॉरी। क्या सॉरी? अरे सीता देख नहीं रही तेरी बहुओं को? यही थी जो बार बार तेरी बातों पर बवाल किया करती थी, अब खुद को देखो। दीदी मुझे पता है
कि ये दोनों ही तो है जो बवाल करती है। ये दोनों ही है जिन्होंने मेरे बारे में लड़के वालों को कहा कि हमारी सास मॉडर्न कपड़े पहनती है, तो उसकी बेटी भी वैसी ही है। मैं सब जानती हूँ। तो तू इन्हें कुछ नहीं कहेगी? आज मैं इनसे नहीं, आप सबसे कुछ कहूँगी। एक औरत जब से शादी करके घर में आती है, उसके बाद पति की, सास की सुनती है, और उसके बाद अपने बच्चों की सुनती है, और उसके बाद जब वो सास बनती है तो अपनी बहुओं की सुनती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या एक औरत का अपना वजूद नहीं है? चाहे वो जींस पहने या सलवार, ये उसकी मर्जी होनी चाहिए ना, उसके घर वालों की तो नहीं। हम औरतें होकर एक दूसरे की गलतियों को बवाल करती रहती है, जबकि हम सब उसी चीज़ से गुजर रही होती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के बाद मैं और मेरी बहुएं वैसे जिएंगे जैसे हम चाहते हैं, जैसे हम रहना चाहते हैं, और आप सब भी वैसे ही रहिए जैसे कभी आप रहना चाहते थे। खुलकर जो पहनना हो, किटी पार्टी करनी हो, नाचना हो, घूमना हो, सहेलियों से बातें करनी हो, जो भी करना है करो। सबको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, तो खुल के जिए और जीने दे। विनीता, मैं जुम्बा क्लास के लिए जा रही हूँ। ऑल द बेस्ट मम्मी जी। फोटो निकलवा के आइएगा, हम दोनों भी देखेंगे। हाँ हाँ पक्का। मीना, ये क्या है? खाना अभी तक नहीं बना। कब से मैं यहाँ बैठा हूँ कि नाश्ता कर लूँ। बस 2 मिनट, वो ऑफिस की ईमेल करनी है। तभी ससुर जी आ जाते हैं। मैंने कहता था जिस दिन ये फीमेल ईमेल करने लगेगी घर नहीं चलने वाला। तभी सास हाथ में नाश्ते की प्लेट ले आती है। ये लो, सभी उपमा खाओ। गर्मा गर्म स्वादिष्ट उपमा देखकर, वाह माँ जी, 2 मिनट में ये कमाल, क्या बात है। वो आता है ना रेडी टू ईट वाला पैकेट, वही बनाया है। स्वाद बता बहू कैसा है। कल तक जो बीवी पति के नाम से ही कांपती थी, बहू के आ जाने के बाद कैसे उड़ रही है, ये देखकर ससुर जी को आ जाता है गुस्सा। हाँ हाँ, पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, या तेरा बाप दे जा रहा है जो बैठे बैठे पैसे खर्च कर रही है। अरे जरा शरीर चला लिया कर, वरना पता है ना जब मेरा हाथ पड़ेगा तो कैसे काम करती है तू। बहू बेटे के सामने खुद का अपमान सास बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोती हुई कमरे में चली जाती है। क्या पापा, क्या जरूरत थी माँ से ऐसे बात करने की? सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब जब खाना आया तो रुला दिया आपने। चलिए देखते हैं माँ कहाँ गई। मेरी जूती भी ना जाए उस पागल औरत को देखने। अरे क्या गलत काम मैंने? बस यही ना कि भाई पैसे बचाओ। अरे कमाने बाहर निकले ना, तब पता चले कि कैसे हड्डी गल जाती है। बात तो सही कह रहे हैं पिताजी, माँ को तो बस पैसे उड़ाना आता है। अरे पर माँ ने तो सबके लिए नाश्ता ही बनाया था ना, कौन सा खुद के लिए गहने खरीदे थे। खैर, बहू समझ जाती है कि सारा मामला कमाई का ही है, क्योंकि सास कुछ करती नहीं, कुछ कमाती नहीं, तो ससुर जी उन पर हावी रहते हैं। फिर क्या था, अब थी बारी बहू की। माँ जी, दरवाजा खोलिए, देखिए मैं उपमा लेकर आई हूँ, गर्मा गर्म खा लेते हैं। सास कमरा खोल देती है। सामने खड़ी होती है बहू, हाथ में उपमा की प्लेट लेकर। बहू सास की सूजी आंख देखकर समझ जाती है कि मामला गड़बड़ है। वो बात पलटते हुए कहती है, माँ जी वो आपकी काली साड़ी पर काला ब्लाउज है ना, वो प्लीज़ मुझे दीजिए। मुझे कल ना काली साड़ी पहनी, लेकिन कोई ब्लाउज ही नहीं है। सास बहू की बात में अपना गम भूल जाती है। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, वो तो मैंने अपने हाथों से डिज़ाइन किया था। चल अभी निकाल कर देती हूँ तुझे। सास बहू को ब्लाउज निकाल कर दे देती है। फिर अगले रोज, माँ जी आज तो ऑफिस पे कमाल ही हो गया। पता है क्या, सारी सहेलियों ने घेर लिया, पूछ रही थी ब्लाउज कहाँ से खरीदा। मैंने भी बोल दिया मेरी सास ने सिलाया, वो भी खुद डिजाइन करके। ये तो वही बात हो गई कि झोला छाप डॉक्टर की दवाई काम कर गई। अरे बहू, ये तो बस ऐसे ही बना दिया था। लेकिन माँ जी आपको पता है, ये देखिए 2 लोगों ने तो मुझे कपड़ा भी दे दिया और नाम भी, सेम टू सेम डिजाइन का ब्लाउज बना दो, और बदले में ये 2000 रुपए। हाथ में 2000 देखकर सास की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बहू, ये तो कमाल ही कर दिया। ये काम तो मैं कल तेरे ऑफिस जाने से पहले ही खत्म कर दूंगी। सच्ची माँ जी, कैसे इतनी जल्दी? अरे बहू, वो बस नाप है ना, उसी के आकार का काट काट कर डिजाइन ही तो देना है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है।
अगले रोज बहू ऑफिस जाती है और फिर शाम को 2 ब्लाउज ले आती है। अरे बहू क्या बात है, लेकिन इसकी डिजाइन। बहू फोन में सास को डिजाइन दिखाती है। अरे ये तो बच्चों वाला डिजाइन है, रुक अभी थोड़ी देर में ही दे देती हूँ। सास बहू को कपड़े सिल कर देती और बहू सास को रुपए। फिर एक रोज, माँ जी ये लीजिए कपड़े, लेकिन इसकी सिलाई मैंने ज्यादा ली है। वो क्या है ना, हैवी काम है तो मेहनत ज्यादा लगेगी ना आपको। अरे रहने देती बहू, मैंने कौन सी बुटीक खोली है। बहू को सास की बात में दम लगता है और वो कुछ सोचती हुई निकल जाती है। वो कमरे में बैठी होती है कि उसके ससुर की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। फिर फिजूल खर्ची, अरे तुम्हारे जैसी बेकार ना काम काज करने वाली औरत कब पैसे की कीमत समझेगी। क्या जरूरत थी ये मशीन खरीदने की। अरे वो मैंने EMI में ली है, आपको पता है ना कपड़े सिलने का कितना शौक है मुझे। हाँ तो क्या दर्जी बनोगी, लोगों को पकड़ पकड़ कर नाप लोगी। अरे कुछ तो शर्म करो। तभी बहू आ जाती है, उसके हाथ में चाबी होती है। माँ जी ये चाबी मैंने चौराहे में आपके लिए बुटीक खुला है, पैसा लोन से लिया है तो काम करके आप चुका देना। और हाँ माँ जी, कल उद्घाटन है तो 11 बजे दुकान में पहुँच जाना, पूजा में आपको ही बैठना है। ये सुनकर ससुर जी आग बुबला हो जाते हैं। कहीं नहीं जाएगी ये, इस घर की औरतें बाहर नहीं निकलती। तू तो इंजीनियर है इसलिए तुझे इजाजत दे दी, लेकिन ये तेरी सास 4 अक्षर नहीं आते इसको। अरे रहने दे, क्यों पैसा बर्बाद करवा रही है। सास को डांटने की आदत ससुर जी को जो लग चुकी थी। सास बहू की ओर देखती है। तो माँ जी कल वक्त से तैयार रहना। ससुर जी आप ही तो माँ जी को कहते थे ना उन्हें पैसे की कदर नहीं है, तो अब वो खुद ही कमाने जा रही हैं। अरे और क्या पापा, देखिए मीना ने कितना अच्छा बुटीक खुला है माँ के लिए। अरे रहने दो, ये कुछ नहीं कर पाएगी, गंवार कही की। ससुर की रजामंदी ना होने के बाद भी सास काम करती है, लेकिन ससुर भी ससुर होता है। एक रोज सास देर से घर आती है। कहाँ घूम रही थी, या कोई वक्त है घर आने का। घर का ठेका क्या आप मर्द लेंगे। अब लगोगी रसोई में, क्योंकि तुम्हारी बहू रानी भी नहीं आई अभी तक। पापा आज बाहर से ही मंगवा लेते हैं। आज बहुत ज़्यादा काम था, किसी की शादी का पूरा कपड़ा सिलना था। कल उन लोगों की ट्रेन थी, खुद बैठ कर काम करवा कर गए हैं। बहू ये पैसे हैं आज के गल्ले के, ज़रा संभाल ले। ससुर देख रहा होता है कि कैसे कल तक जिस औरत को वो बुरा भला कहकर डरा कर रखता था वो आज उससे ज़्यादा कमा रही है। देखता है कितना दिन कमाती है। ससुर अब रोज़ कोई ना कोई ऐसा काम करता जिससे सास का काम बंद हो जाए। फिर एक दिन, हे भगवान 10 बज गया, बुटीक खोलने का वक्त हो गया है, लेकिन ये मेरी साड़ी, इस पर ये क्या गिर गया, पता नहीं किसने क्या डाल दिया, अब क्या करूं। सास दोबारा अलमारी से दूसरी साड़ी निकालती है, फिर उसे प्रेस करती है और किसी तरह बुटीक पहुंचती है जहां पहले से ही कस्टमर खड़े होते हैं। अरे क्या हो गया, लगता है काम चल गया तो मैडम के भाव बढ़ गए। पता है इस धूप में पिछले आधे घंटे से खड़े हैं, पता होता तो वो बगल वाली शॉप में ही दे देते। अरे माफ़ करिएगा, वो क्या हुआ ना, तैयार होकर निकल ही रही थी कि साड़ी में सॉस गिर गया, दोबारा साड़ी चेंज की तो आप आई। ठीक है, लेकिन अब आ गई है तो ज़रा जल्दी से कपड़े दे दो, हमें जाना है। सास को कस्टमर की बात बुरी लगती है, लेकिन क्या करती, वो जल्दी से सभी को सारा सामान देकर विदा करती है। सारा दिन काम करती है। वो निकल ही रही थी कि एक कस्टमर आती है। जी वो मेरी साड़ी है ना शादी की, उसका लहंगा बनवाना है। हाँ क्यों नहीं, बनवा लो। शादी की साड़ी के साथ इमोशंस जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, परसों मेरी शादी की सालगिरह है तो ज़रा बना देना। अरे नहीं, इतनी जल्दी कहाँ तैयार होता है शादी का लहंगा, कम से कम 4 दिन तो। देखिए आप 2 दिनों में जितना कमाती है ना, वो मैं आपको 1 दिन में दे दूँगी। बस मेरी ये शादी की साड़ी का लहंगा बना दीजिए। सास को भी अब पैसे की लालच आ जाती है। वो सोचती है कि वैसे भी कोई अर्जेंट काम नहीं है तो वो मैनेज कर लेगी। अब ठीक है, नाप दे दीजिए। औरत नाप देकर वहाँ से चली जाती है। सास सोचती है कि घर जाकर रात में काम करेगी। ये सोचकर वो उस औरत की शादी की साड़ी घर ले आती है। वाह, अब काम घर पर भी ले आ रही हो। हाँ लेकिन घबराइए नहीं, घर के काम में कोई असर नहीं होगा। सास घर का काम करती है, बहू के साथ खाना बनाती है, खिलाती है और फिर
क्या बात है सासू माँ, बड़ी जल्दी जल्दी काम कर रही हैं आज। सास बहू को सारी बात बताती है। क्यों माँ जी, इतनी भी क्या मेहनत करना। अरे बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि उस बेचारी औरत की इमोशंस की भी थी। ये उसकी शादी की साड़ी है ना। ससुर पास खड़ा सब सुन रहा था। अब देखो, बहुत काम करने का शौक है ना, कैसे भरे बाजार तुम्हारी दुकान खुद तुम बंद करोगी। जब सास पूरी रात काम करके सुबह लेटती है, मौका देखकर ससुर कैंची से साड़ी को काट देता है। अगली सुबह, चलो कल आधा लहंगा सिला था, आज पूरा करके शाम को ही उसे उसका लहंगा सौंप दूंगी। लेकिन ये क्या, सास जैसे ही लहंगा उठाती है, लहंगा तो फटा होता है। वहीं ससुर छुप कर सास को देख रहा था। हाय रे, ये किसने किया? ससुर छुप कर हंस रहा था। बहू देख लेती है और ससुर के पास जाती है। पिताजी, आपसे ऐसी छोटी हरकत की उम्मीद नहीं थी। आप खुद ही दुकान बंद करेगी। ससुर वहाँ से चला जाता है। सास भी वहाँ आ जाती है। वो समझ जाती है कि उसके पति ने ही साड़ी पर कैंची चलाई है। लेकिन फिर शाम को, जी वो मेरा लहंगा तैयार हो गया? हाँ जी, मैं तो कहती हूँ कि आप एक बार लहंगा पहन कर भी देख ले। औरत लहंगा पहन कर आती है और खूब खुश हो जाती है। अरे ये लहंगा है ना अंकल जी कमाल का, आंटी जी ने बनाया है, बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन। औरत सास को ढेर सारे पैसे देकर चली जाती है। लेकिन मैंने तो ये औरतों का फैशन है, कहीं से सिल दो या कहीं से काट दो, फैशन ही होता है। चलिए शाम का खाना मेरी तरफ से, आज आपका जन्मदिन है ना, रिटर्न गिफ्ट तो बनता ही है। पिता बेटी के लिए वो आईना होता है जिसमें वो अपने होने वाले पति का अक्स देखती है। लेकिन क्या हो जब पिता राकेश जैसा हो? सुनो तुम दोनों माँ बेटी, साफ साफ कह रहा हूँ, मेरे घर में रहना है तो ये रोज का रोना धोना नहीं चलेगा। और तुम्हारी तनख्वाह आई नहीं अभी तक, पनवाड़ी पैसा मांग रहा था महीने के। पनवाड़ी की पड़ी है, और जो सिम्मी की स्कूल की फीस के लिए बार बार फोन आ रहा है वो, और राशन की तो हालत ये है कि एक और दिन देर हुई तो भूखे सोने की नौबत आ जाएगी। अरे बस, ज्यादा फालतू के खर्चे ना गिना। और हाँ, ये शिफ्ट डबल क्यों नहीं करती तुम? ऐसे एक शिफ्ट के ही लेकर आती है। राकेश की बीवी संध्या की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। अच्छा खासा कमाने वाला राकेश, उसके साथ संध्या की शादी हुई थी, लेकिन गलत संगत ने उसे कुछ ऐसा बिगाड़ा कि वो आज तक खड़ा नहीं हो पाया। दोनों की एक प्यारी सी बेटी थी विभा पढ़ने में होशियार, लेकिन घर के माहौल की टेंशन उसके चेहरे पर साफ दिखती। स्कूल में विभा की सहेली कहती है, तुमने मैथ्स लिया है, ट्यूशन कहाँ जाओगी पढ़ने? मैं कहाँ ट्यूशन, माँ घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से निकाल लेती है। विभा सारा दिन पढ़ती, मैथ्स के सम्स लगाती। ठीक ठाक नंबर से पास हुई विभा के सामने आगे की पढ़ाई की चुनौती आकर खड़ी हो जाती। अरे लगाओ इसे भी काम पर कल से, इसे फैक्ट्री ले जाना। अरे कुछ नहीं तो धागा काटेगी बैठकर। इस बात पर माँ को आ जाता है गुस्सा। मेरी बेटी धागा काटने के लिए पैदा नहीं हुई है, वो आगे पढ़ेगी। ये मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे पढ़ेगी। आप इस पर दोबारा बात नहीं करेंगे। अब विभा की माँ ने 2 शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। अब विभा की पढ़ाई का खर्चा माँ 16 घंटे काम करके निकालती, लेकिन पिता का हाल वैसा ही रहता है। एक दिन पड़ोसन कहती है, अरे विभा की माँ, क्या बात है, अब तो दिखाई देना ही बंद हो गई। अरे विभा की माँ, तेरे जैसा पति तो भगवान सबको दे। भाई साहब घर का खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, चाय बनाते हैं, मानना पड़ेगा। हाँ, वो इसलिए क्योंकि अंकल की तरह पापा 16 घंटा काम नहीं करते। वो सारा दिन आप लोगों की तरह घर का काम करते हैं, बीच में आराम करते हैं, टीवी देखते हैं और बाहर टहलने जाते हैं। लेकिन माँ सारा दिन फैक्ट्री में काम करती है। वो दिखाई इसलिए नहीं देती क्योंकि 2 शिफ्ट में काम करती है मेरे लिए। अरे हाँ हाँ ठीक है, ऐसा भी कोई महान काम नहीं कर रही तेरी माँ, बड़ी आई माँ वाली। माँ को बेटी पर गर्व होता है कि कोई तो है जो उसके साथ खड़ा है।
विभा कोशिश करती है कि जल्दी से पढ़ाई करके माँ का हाथ बटाए और उन्हें काम ना करने दे, लेकिन कहते हैं होता वही है जो होने में लिखा होता है। विभा की माँ की मृत्यु हो जाती है और अब घर की जिम्मेदारी विभा पर आ जाती है। देख विभा, मुझसे तो काम होगा नहीं, माँ भी नहीं रही तेरी, तो पढ़ाई कैसे होगी ये अब तुझे ही सोचना है। कोई ना पापा, सोचते हैं कैसे करना है, आप घर जाकर सो जाओ। विभा अब नौकरी के आवेदन देती, इंटरव्यू पर जाती, लेकिन कोई तरीका नहीं बन पा रहा था। वहीं पिता की पैसों को लेकर डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। देख विभा, तेरी माँ 2 शिफ्ट में काम करके पैसे लाती थी तो घर चलता था, अब तू भी ज्यादा पैसा कमाने की देख ले, समझी? जी पिताजी, मैं कोशिश करती हूँ। दरअसल मैं आगे की पढ़ाई भी कर रही हूँ ना, तो उसके लिए भी मुझे पैसे की जरूरत होती है। अरे सब समझता हूँ मैं कौन सी पढ़ाई चल रही है तेरी, ये फैशन बंद कर दे वरना। पिता वरना के बाद चुप हो जाते हैं। वो जानते हैं कि शादी की बात कह दी तो विभा के मन में भी शादी का सपना आ जाएगा, और अगर विभा की शादी हो गई तो घर कैसे चलेगा। लेकिन कहते हैं ना, जिसको जिंदगी में जब आना है वो आकर ही रहता है। एक और विभा देख तो कौन है, दरवाजे पर बेल बजी जा रही है। विभा दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ा होता है विशाल। विशाल विभा के ऑफिस में काम करने वाला हार्ड वर्किंग लड़का था। विभा को काफी पसंद करता था, लेकिन कभी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अरे विशाल सर, आप कैसे आना हुआ, आइए। विभा, मैं आपके मम्मी पापा से मिलने आया हूँ, क्या बात हो सकती है? हाँ, प्लीज बैठिए। विभा विशाल को बिठाकर पानी देती है और कहती है, सर मम्मी तो रही नहीं, अब मैं और पापा ही हैं, मैं पापा को बुला लाती हूँ। लेकिन बात क्या है सर? विशाल चुप हो जाता है। तभी वहाँ विभा के पापा आ जाते हैं। हाँ भाई, कौन हो तुम, क्या काम है? विशाल विभा के पिता का पैर छूता है और कहता है, मैं विभा के ऑफिस में ही काम करता हूँ, उससे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। अरे नहीं करनी हमें विभा की शादी, बताओ फिर क्या? विशाल को पिता की बात समझ में नहीं आती। उसे लगता है शायद उसके पापा विशाल को लेकर कंफ्यूज होंगे। अब सर, मैं एक अच्छे घर का लड़का हूँ, अपना मकान है, पिता की पेंशन और माँ का प्ले स्कूल है, मैं भी अपना काम करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखो सीधी एक बात है, पहले इसकी माँ थी, वो कमाती थी तो घर चलता था, अब ये कमाती है तो घर चलता है। समझ लो सोना देने वाली मुर्गी को कोई घर से निकाल दे तो खाएगा क्या? अरे वही हालत है मेरी, मैं तो इसकी शादी करने की सोचूं भी ना। विभा पर्दे के पीछे खड़ी सब सुन रही होती है। वो समझ नहीं पाती है कि पिता के इस फैसले से खुश हो या दुखी, लेकिन पिता का फैसला और उनकी बात भी विभा को सही लग रही थी। अगले रोज ऑफिस में, विभा, कल तुम्हारे घर आकर मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है, मानना पड़ेगा, आज के समय में भी ऐसी लड़की हो सकती है। विभा का अब विशाल को देखने का नजरिया बदल चुका होता है। उसे भी विशाल से प्यार होने लगता है, लेकिन बेचारी करती भी तो क्या। विभा, मैं इंतजार करूंगा, पर शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अच्छा, कभी किसी भी तरह की जरूरत पड़े तो एक दोस्त के तौर पर जरूर बताना, ठीक है? विभा वहां से चली जाती है, लेकिन जब वो शाम को घर पहुंचती है तो घर में एक अधेड़ उम्र का आदमी पिता के साथ बैठा होता है। पिता के सामने ढेर सारे रुपए रखे होते हैं। देखो विभा, ये रमेश बाबू है, शहर में बड़ा नाम है इनका। पहली बीवी की तो मौत हो गई, लेकिन अब बच्चों की खातिर शादी करनी जरूरी है तो तेरे साथ रिश्ता करना चाहते हैं, और मैंने तेरी शादी रमेश बाबू से तय कर दी है, समझी? और मेरी चिंता मत करना, जितना कमा कर तू 1 महीने में मुझे देती है उसका 3 गुना हर महीने ये मुझे दे दिया करेंगे, लिखित में बात हो गई है। विभा रमेश बाबू की तरफ देखती है। पिता से बस थोड़े से ही छोटे दिखते हैं। वो अंदर चली जाती है और पिता पैसे लेकर मेहमानों को विदा कर देता है। पापा, मैं इस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करूंगी। अच्छा होगा आप मुझे यहीं रहने दे, मैं कमा कर खिला तो रही हूँ ना आपको। इतना कम पैसों में क्या होगा? ये मुझे 3 गुना ज्यादा पैसे देगा हर महीने। और मेरी खुशी, उसका क्या पापा?
देख विभा, ज्यादा फिल्मी बात है तो मत किया कर मेरे साथ, समझी? जो फैसला मैंने ले लिया है वो फाइनल है। तेरी खुशी से मुझे कोई मतलब नहीं है, तू जिए या मरे। विभा को पिता के मुंह से ये बात अजीब लगती है। वो अगले दिन ऑफिस जाती है और विशाल से शादी की बात कर उसे सारी बात बता देती है। विभा, मैं आज ही शादी करने को तैयार हूँ। फिर क्या, पूरे रीति रिवाज से विशाल के माता पिता के सामने विभा विशाल से शादी कर लेती है और पिता से आशीर्वाद लेते हुए कहती है, पापा, मैंने शादी कर ली है, लेकिन आप चिंता मत करिए। जो पैसे मैं आपको दे रही थी वो मैं बाद में भी देती रहूंगी, लेकिन मुझे अब अपने बारे में भी सोचना है, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है।